नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। प्रत्येक दिन के लेक्चर में क्या करते हैं, 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान ढूंढते हैं और एक प्रश्न मैं अंत में आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया को आगे जारी भी रखना है। अब चलिए, लेक्चर नंबर यहां पर देखेंगे 33 तक पहुंच चुके हैं और पहला टॉपिक आज का जो है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 स्टार इसको लगाइए। इस टॉपिक को हम बहुत बेहतर ढंग से देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब आप कहेंगे आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस पर, तो देखिए एक शब्द यहां पर है, वह है पंचायत। जहां कहीं भी आपको पंचायत नगर निगम देखने को मिल जाए, यानी कि भारत के संविधान की बात करेंगे तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो निश्चित तौर पर उसको पढ़ के जाइए। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी ने हमेशा ही जो है पंचायत और नगर निगम से प्रश्न पूछा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर पोर्शन होने वाला है। और यहाँ पर तो सूचकांक की भी बात कर दी गई है। पंचायत अंतरण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, और इस तरह के प्रश्न विकल्प जो है इसी तरह से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना है, इस पर हम आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें और जान लीजिए। यहां पर जिस तरह से हमने देखा कि सूचकांक, तो हमारा ये ध्येय होना चाहिए ना, मैं लगातार आप लोग को बताता हूं कि आप ये जरूर जानें कि किस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है। तो यह सूचकांक जो जारी किया गया है वह आईआईपीए के द्वारा। अब ये आईआईपीए क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए यह जो रूपरेखा है इसका सूचकांक का, वह तैयार किया गया है। देखिए, अब यहां पर एक बात समझिए कि जो आयाम यहां पर निर्धारित किए गए हैं, दरअसल 6 आयाम यहां पर निर्धारित किया गया है। तमाम राज्यों को जो रैंक जारी किया गया है वह 6 आयाम को ध्यान में रखते हुए। अब ये 6 आयाम क्या क्या है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक है रूपरेखा, दूसरा है कार्य, तीसरा है वित्त, चौथा है पदाधिकारी, पांचवा है क्षमता वृद्धि और छठा है जवाबदेही। फिर से एक बार बोल देता हूं, रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। ये 6 ऐसे आयाम हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यह सूचकांक तैयार किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहां प्रश्न में भी पूछा गया है, राज्यों का सही क्रम। तो देखिए, यहां पर तो 3-3 दिया गया है, पर मेरा मानना है कि आपको करना क्या है कि टॉप 10 राज्यों के नाम जान लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि टॉप 10 में कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, क्रम तैयार किया जा सकता है। क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है केरल, तीसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है तमिलनाडु। ऐसा ही क्रम आगे बढ़ेगा। चौथे पर जो आएगा उसका नाम है महाराष्ट्र, पांचवें पर जो है उसका नाम है यूपी, छठे पर जो स्टेट है उसका नाम है गुजरात। ऐसे ही आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर त्रिपुरा, फिर आपको आ जाएगा राजस्थान, और आखिरी के 9वें 10वें की अगर बात करेंगे तो यहां पर आएगा वेस्ट बंगाल, और 10वां नंबर जो है वह आएगा सीजी, छत्तीसगढ़। तो ये 10 राज्यों का जिस तरह से मैंने लिस्ट तैयार किया है ना, आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्रम पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है। यहां पर तो चलिए गनीमत है कि 3-3 राज्य का दिया हुआ है ना हर विकल्प में। अगर 5-5 का दे दे तो क्या करेंगे आप, है ना? तो इस तरह से ये सेट बना के 5-5 का याद कर लीजिए, तो आपके लिए आसान होगा। तो देखिए, पहले नंबर पे कौन है? कर्नाटक, उसके बाद केरल और तमिलनाडु। पहले विकल्प में क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो बताइए, ए विकल्प के साथ हम चलेंगे ना? इस तरह से इतनी सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के प्रश्न आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आसान प्रश्न भी आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। अब चलिए यहां पर जरा बात करते हैं ढिमसा। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है ढिमसा? को 5 स्टार लगाइए। आर्ट एंड कल्चर में ये आपसे पूछा जा सकता है, और यहां पर क्यों मैंने कहा महत्वपूर्ण है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है? जनजातीय लोक नृत्य। एक तो लोक नृत्य और ये जनजातीय समुदाय का, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसकी बात यहां पर किया गया है। किस राज्य से ये आपसे पूछा गया है? अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, राज्य की बात तो हम समझते हैं कि ये जो है
आंध्र प्रदेश का है ना। लेकिन एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का तो एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है ही, और खास करके जो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ज्यादा ये प्रचलित है। लेकिन एक बात यहां पर समझना पड़ेगा, आपसे अगर ये पूछ दे कि इसकी उत्पत्ति कहां हुआ है, तब आंध्र प्रदेश नहीं बोलना है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है ओडिशा राज्य के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से। कहां से बताइए? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना है ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछा जा सकता है। पिछले 1-2 साल में यूपीएससी ने थोड़ा फैक्ट पूछना शुरू कर दिया है, तो ढिमसा का अर्थ क्या होता है यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शब्द का मतलब भी समझ लीजिए। ढिमसा का अर्थ होता है कि पैरों की आवाज, है ना। ढिमसा का अर्थ क्या होता है? पैरों की आवाज। और ऐसे समझिए कि चूंकि ये नृत्य है तो लयबद्ध तरीके से जो है ध्वनि का करताल करते हुए ये किया जाता है। अब इसका किस अवसर पर किया जाता है? तो जनजातीय समुदाय है, ध्यान देना है। अगर नहीं भी चीजें पता और स्टेटमेंट आ जाए, ठीक से समझना है। जनजातीय समुदाय ना 2 चीजों पर बहुत ध्यान देती है। एक चीज क्या है कि जो उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और जनजातीय समुदाय में, यूं तो हर एक समुदाय में, लेकिन जनजातीय समुदाय में विवाह जो है एक बड़े उत्सव के रूप में देखा जाता है। दूसरा, चूंकि ट्राइबल्स ग्रुप है, शिकार यहां पर जरूर ये करेंगे, ध्यान देना है। जंगलों में रहेंगे, जल जंगल जमीन की बात करेंगे, तो इस तरह के जो अवसर होंगे वहां पर ये दोनों चीजें लिख लेना है आपको। इस तरह के चीजों पे किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ दिया जा सकता है, बड़े उत्सव कह सकते हैं ये। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि क्या यह नृत्य जो है ढिमसा जनजातीय लोक नृत्य, क्या केवल स्त्री के द्वारा किया जाता है या केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है? दोनों ही जवाब गलत है, क्योंकि केवल नहीं है। यह जो है यहां पर ध्यान रखना है, यह स्त्री और पुरुष, ये ध्यान देना है, ये दोनों के द्वारा ही यह ढिमसा जनजातीय लोक नृत्य किया जाता है। देखिए, जनजातीय समुदाय में लैंगिक समानता आपको अधिक देखने को मिलेगा, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको फिर से एक हिंट देता हूं, अगर इस तरह के और प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आप लोक नृत्य देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर के नृत्य करते हैं। तो ये ट्राइबल्स ग्रुप्स की एक खासियत माना जाता है, अधिकांशतः, हमेशा नहीं लेकिन अधिकांशतः। दूसरा समझ गए। अब तीसरा पर आते हैं। तीसरा भी महत्वपूर्ण है और इसको 4 स्टार दे दीजिए। काशी तमिल संगमम 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। कहा गया है कि इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। यहां पर यही चीज गड़बड़ हो गया, बहुत चर्चा में रहा है ये, इसीलिए ध्यान देना है इसको। यूपी, और यूपी में एक शहर कौन सा है? पौराणिक शहर, सबसे पुराना शहर काशी, यानी कि आज जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो काशी तमिल संगमम, इसको एक चीज समझना है कि ऐसे भी इसको आ जाता है, ये शॉर्ट में मैंने कई जगह दिखा है, जैसे द हिंदू वगैरह के आर्टिकल में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। KTS 3.0, समझ में आया क्या है? KTS 3.0 क्या है? काशी तमिल संगमम 3.0। तो अगर ऐसे प्रश्न में आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक से समझ लीजिएगा, वो काशी तमिल संगमम की भी बात किया गया है। इसका आयोजन अभी जो है 15 से 24 फरवरी 2025 तक जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में किया जाएगा। अब यहां पर एक दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि ये तो गलत हो गया ना, चूंकि तमिलनाडु था, स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है? इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जाएगा। सही है। अगर देखिए इस स्टेटमेंट पर ध्यान देते तो उत्तर प्रदेश आपको यहां मिल जाता है ना, अब समझ जाते तमिलनाडु नहीं है तो ये गलत हो जाता। कुल मिलाकर के यूपीएससी के जो प्रश्न पत्र को देखेंगे ना, तो करीब करीब आपको 7 से 10 प्रश्न ऐसा दिखेगा जिसके लिए केवल और केवल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आप चीजें पढ़े हुए हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी कोशिश करके आप उसका समाधान ढूंढ ले जाएंगे। इस बात को समझे। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, बताना क्या है? केवल 2 बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ जाए। डोकरा शिल्प किस राज्य की पारंपरिक धातु कढ़ाई तकनीक है? क्या मुझे बताना पड़ेगा ये कितना महत्वपूर्ण है? समझ में आ रहा है क्यों इसको 5 स्टार देना है? अभी बताता हूं क्यों। राज्य ये पूछा गया हमसे और पारंपरिक धातु कढ़ाई तकनीक के विषय में कहा गया है। क्यों मैंने कहा कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक मुलाकात हुआ है, आप जानते हैं ना।
उसमें क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर अपने समकक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षों को कुछ गिफ्ट वगैरह दिया करते हैं। और ये गिफ्ट में देखेंगे तो विभिन्न जो शिल्प कला है, चित्रकला है, कुछ कढ़ाई है, ये सारी चीजें गिफ्ट में देते हैं। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है उसको इसी माध्यम से बढ़ा देते हैं। वो समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो मैक्रों को इन्होंने तोहफा दिया वो भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट किया गया था। ये जो डोकरा शिल्प की बात किया गया है। अब ये जो डोकरा शिल्प है ना, तकरीबन यहां पर देखिए, इसके लिए कहा जाता है, क्या है ये, 4000 साल। यहां पर 400 साल नहीं है, तो डोकरा शिल्प जो है 4000 साल से भी पुरानी तकनीक है। और ये कहां की है बताना है आपको, छत्तीसगढ़ की है ना। तो देखिए यहां पर पारंपरिक धातु कढ़ाई जो है छत्तीसगढ़ की जो है यह तकनीक मानी जाती है। और सबसे पुरानी ज्ञात जो कलाकृति है वो कौन सा है, मोहनजोदारो की नृत्य करती महिला की मूर्तियां हैं। और डोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित लोक कला का एक रूप है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा, बताइए, दामर जो एसटी है, जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब, दामर शेड्यूल ट्राइब द्वारा प्रचलित एक लोक कला है जो पारंपरिक रूप से जो ये सब जो है ना एक तरह से क्या है, धातुकार है। ये सारे पॉइंट अगर आए तो आपको ध्यान रखना है। तो हम ए विकल्प के साथ चलेंगे, छत्तीसगढ़ के साथ। सभी पॉइंट जो है अभी तक महत्वपूर्ण रहा है। 5वां प्रश्न 5 स्टार बिना कहे हुए लगा देना है। आज के तमाम टॉपिक पर ही 5 स्टार है, एक तरह से समझ सकते हैं। लेक्चर जो है 5 स्टार वाला हो गया, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। क्या है ये, क्यों मैंने कहा इतना महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 ध्यान है आपको, 2013 में काफी चर्चा में ये आ गया था। वही चीजें यहां पर पूछा गया है, कहा गया है कितने कथन सही हैं, ठीक है, यानी कि जो नए तरह का विकल्प आता है ये पूछा गया। अच्छा, यहां पर मुझे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये चर्चा कर लूं कि न्यूट्रिनो होता क्या है ना। सबसे पहले ये समझ जाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो छोटे छोटे उप परमाणविक कण जो होते हैं उन्हीं को न्यूट्रिनो कहा जाता है। और इसकी खोज जो है ना वर्ष 2013 में, जैसा मैंने कहा कि वह किया गया था। और इसका निर्माण कैसे, तो प्रोटॉन जो है उप परमाणु कण हुआ। और नाभिकीय ऊर्जा, जो परमाणु की बात करते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा के परस्पर क्रिया करने से होता है। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, और फिर म्यूऑन न्यूट्रिनो होगा, और तीसरा जो है वो ताउ न्यूट्रिनो उसको कहा जाता है। ठीक है, ये 3 ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। अब जरा इस स्टेटमेंट पर चलते हैं। अब यहां पर अच्छा एक चीज और स्टेटमेंट है जो विशेषता को लेकर के पूछा गया है, ये आवेश रहित और द्रव्यमान रहित कण होते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये जो है आवेश रहित और द्रव्यमान रहित कण होते हैं, जो कि ब्रह्मांडीय किरणों वाले स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, है ना। इसी के द्वारा इसका पता भी लगाया जाता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। इन कणों को भूत कण यानी कि घोस्ट पार्टिकल नाम से भी जाना जाता है। क्या, भूत कण, घोस्ट पार्टिकल, ध्यान रखिएगा। तो निश्चित तौर पर आवेश रहित और द्रव्यमान रहित कण है, सही है। सर्वप्रथम इसकी खोज 2013 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। निर्माण जो है प्रोटॉन और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, परस्पर क्रिया करने से होता है, ये भी ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। कितने कथन सही हैं, सी, यानी कि सभी 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस टेक में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहां आपका जवाब होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ध्यान देना, नहीं हुए हैं पूछा गया है आपसे। पुछल्ले शब्द पे ध्यान देना है, फिर आगे बढ़ना है। शेर, घोड़ा, गाय और हाथी, इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।